हेलो टू ऑल ऑफ यू। M1 R5 की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम M1 R5 की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम MCQ पढ़ रहे हैं और ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है ये हमारे न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित है जो कि जुलाई 2022 से लागू हो गया है। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है मेरा दो पर्पस से बना हुआ है। देखिए, आप सभी जानते हैं जो अब आपके जो एग्जाम होंगे इसमें थ्योरी भी होगा, दूसरा प्रैक्टिकल भी होगा और वाइवा भी होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लेक्चर आज का तैयार किया है ना, ये दो पर्पस से तैयार किया। एक, इसके पहले आपने जो वीडियो लेक्चर देखा था उसमें तो क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आया था नॉन वॉलेटाइल के बारे में और दूसरा क्वेश्चन आया था कि कौन सी मेमोरी फास्ट है। देखिए, जो कंप्यूटर मेमोरी है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वाइवा में भी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से डीप में थोड़ा समझने के लिए और साथ ही साथ में वाइवा की तैयारी करने के लिए भी आज मैंने आपका वीडियो लेक्चर तैयार करवाया है। आज के वीडियो लेक्चर में जो कंप्यूटर मेमोरी को अच्छे से जान लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस वाइवा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सो वाइवा के पर्पज से ये मैंने आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसका आंसर हमने तब भी देखा था, कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सो रोम है। ओके, दूसरा 10वें नंबर का क्वेश्चन, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कैश मेमोरी के बारे में कि क्वेश्चन आया था कि कौन सी मेमोरी फास्ट है। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी। अब यहाँ पे चार चीजें पूछी जा रही है, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा। अधिकतर वाइवा में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ना वहीं से वाइवा वाले क्वेश्चंस उठा लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि बता ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, बता वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं है, यानी मैंने ज़्यादा लेंदी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें सिर्फ सटीक बातें लिखी हुई हैं कि आपसे यदि वाइवा लेने वाला कुछ पूछता है तो आप उसका सटीक आंसर दे सकें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। तो हमने सबसे पहले लिखा है कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में मेमोरी क्यों यूज होती है, कंप्यूटर में मेमोरी यूज होती है ताकि हम उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सके। क्योंकि कंप्यूटर कैसी मशीन है, आप सभी जानते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि यूजर से इनपुट ग्रहण करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर फाइनली जाके एक आउटपुट जनरेट करता है ना। तो यूजर जो इनपुट देता है वो इनपुट कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा ना, तभी तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो जो इनपुट यूजर देता है वो बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाके क्या होता है, स्टोर होता है। दूसरी बात, यूजर कोई भी डाटा सेव करता है तो वो भी कंप्यूटर की मेमोरी में जाके ही सेव होता है। ठीक है, और फिर यहीं से मेमोरी में से ही डाटा कहाँ जाता है, प्रोसेसर के पास जाता है, जो प्रोसेसिंग होता है और वही डाटा फिर आउटपुट के रूप में हमको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यूजर जो इनपुट देता है वो डाटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा ना। तो डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का हम यूज करते हैं। सो मॉडर्न कंप्यूटर में 3 प्रकार की मेमोरी का यूज होता है। देखिए, अधिकतर आपने अभी तक जो मेमोरी पढ़ी होंगी वो 2 कंसेप्ट पढ़े होंगे कि मेमोरी मुख्य 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जो आपके आज के मॉडर्न कंप्यूटर है इनमें मुख्य 3 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है प्रोसेसर मेमोरी। यानी अब जो प्रोसेसर्स आते हैं मॉडर्न कंप्यूटर के, वो प्रोसेसर्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर मेमोरी भी अटैच होती है, यानी उन प्रोसेसर्स में मेमोरी भी लगी हुई होती है। ठीक है, तो आइए अब इन मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। तो सबसे पहली प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था ना ये वाला कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब स्थिर मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपने रैम और रोम देखे ना, तो जो रैम है वो बेसिकली आपकी होती है अस्थिर मेमोरी, मीन्स वॉलेटाइल, है ना। जो रैम है वो कैसी होती है, अस्थिर। वो कैसी होती है आपकी अस्थिर, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, अस्थिर को हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और जो रोम है ये आपकी स्थिर मेमोरी होती है, स्थिर यानी परमानेंट मेमोरी होती है और इस मेमोरी को हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ठीक है,
तो अगर नॉन वॉलेटाइल का पूछा जाता है कि नॉन वॉलेटाइल कौन सी मेमोरी है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रैम और रोम दे दी जाती है, तो रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी रोम के अंदर से डाटा नहीं जाता बट रैम के अंदर से डाटा चला जाता है, और ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे अच्छे से लिखित में। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म बताइए, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मेमोरी कैसी होती है रैम की? तो रैम की मेमोरी अस्थायी यानी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। यहाँ पे वॉलेटाइल शब्द आप याद रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में स्थायी और अस्थायी नहीं पूछा जाता, वॉलेटाइल को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे देखिए नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, लेकिन यहाँ पे जब हिंदी लिखी गई है तो यहाँ पे अस्थिर नहीं लिखा गया, नॉन वॉलेटाइल लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए याद रख लेना कि अस्थायी का मतलब होता है वॉलेटाइल, ठीक है, ओके, और स्थायी का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल, ये याद रख लेना शब्द आप, ठीक है। तो जो रैम मेमोरी है वो कैसी होती है? वॉलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होते ही मेमोरी में से सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। भाई ये मेमोरी कैसी है? अस्थायी। अस्थायी का ये मतलब है कंप्यूटर की मेमोरी से कि इसके अंदर जो डाटा रखा हुआ होगा वो सिर्फ तब तक इसके अंदर रखा रहेगा जब तक कि इसके अंदर लाइट आती रहेगी कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर में जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहेगी तब तक रैम के अंदर डाटा बना रहेगा। यदि हम लैपटॉप के केस की बात कर ले तो डाटा तब तक बना रहेगा जब तक बैटरी सही रहेगी। तो सीधी सी बात है, चाहे आप वायर के थ्रू अपना कंप्यूटर चलाओ या बैटरी के थ्रू चलाओ, दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई तो कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर या लैपटॉप जब तक आपका चालू रहेगा या उसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहेगी, रैम के अंदर डाटा स्टोर बना रहेगा। लेकिन जैसे लाइट जाती है या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है तो रैम के अंदर रखा हुआ डाटा क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। नाउ ये जो रैम है ये यहाँ पर 3 नहीं 2 आएगा, ठीक है। जो रैम मेमोरी है वो आपकी 2 प्रकार की होती है, पहली होती है स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक, ठीक है। अब स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम क्या होती है आइए जान लेते हैं। तो स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम को हम शॉर्ट में एस रैम कहते हैं। सो स्टैटिक रैम में डेटा बहुत समय तक स्थिर बना रहता है। सो स्टैटिक रैम कैसी है? नाम से समझ आइए कि देखिए रैम जो है ये तो हम जान गए कि रैम के अंदर जो डाटा है वो कब तक स्टोर रहता है? जब तक लाइट कंप्यूटर के अंदर आती रहती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हुई, रैम के अंदर रखा हुआ डाटा उड़ गया। लेकिन इवन यहाँ पे भी अब 2 कंडीशंस हो जाती हैं, 2 तरीके की रैम हो जाती है। कंप्यूटर में भलाई सप्लाई बनी हुई है, अब इसके अंदर जो डाटा रखा हुआ है ये डाटा क्या होता है? कुछ रैम ऐसी होती है जिनमें इसके अंदर रखा हुआ डाटा बार बार रिफ्रेश होता रहता है अपने आप, और कुछ रैम ऐसी होती है जिनमें इनके अंदर रखा हुआ डाटा बहुत समय बाद रिफ्रेश होता है या रिफ्रेश होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा हटने से मतलब नहीं है, यहाँ पे डाटा रिफ्रेश होने से मतलब है। तो स्टैटिक और डायनामिक को हम डाटा रिफ्रेश के हिसाब से अलग अलग बांटते हैं। तो स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जिसमें डाटा बहुत समय तक स्थिर बना रहता है, यानी बहुत समय तक इसके अंदर जो डाटा रखा हुआ है वो रिफ्रेश नहीं होता, यानी अपने आप रिफ्रेश नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे रैम के अंदर स्टैटिक रैम के अंदर जो डाटा रखा हुआ है ये बहुत समय तक रिफ्रेश नहीं होता, या कह लीजिए अपने आप ये बहुत समय तक रिफ्रेश नहीं हो पाता, इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए एस रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो एस रैम में इसको क्या करना पड़ता है? हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसे कैश रैम भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी रैम मेमोरी जो कि स्टैटिक टाइप की है, जिसके अंदर डाटा स्थिर बना हुआ है, यदि रिफ्रेश करना है तो आप ही को करना होगा। तो इस तरीके की जो मेमोरी है इसको हम कैश रैम भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो स्टैटिक रैम है उसको हम कैश रैम भी कहते हैं। दूसरी होती है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम का छोटा नाम होता है डी रैम, स्टोर डाटा को ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश कर देती है। अब जो डायनामिक रैम है ये क्या करती है? ये अपने अंदर जो भी डाटा स्टोर करना है उसको खुद ही रिफ्रेश करती जाती है। इसलिए डी रैम के अंदर रखे हुए डाटा की लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। इसलिए डी रैम के अंदर जो भी डाटा रखा होता है ना, इसकी लाइफ क्या होती है? कम होती है, क्योंकि अपने आप ही रिफ्रेश करती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपने अपनी ईमेल आईडी ओपन कीजिए वेब ब्राउजर पे, कई बार क्या हुआ देखा होगा आपने कि आपकी जो ईमेल आईडी और पासवर्ड इसको आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। कारण क्या होता है कि भाई जो आपने लॉगिन किया था, जो आपने एंटर किया था डाटा पासवर्ड, वो डाटा क्या होता है? थोड़े समय बाद उड़ जाता है। यदि बहुत समय तक आप उस आईडी पे काम नहीं कर रहे होते हो
तो वो जो आईडी पासवर्ड है वो वहाँ से जो मतलब वो भी क्या एक डेटा ही तो है जो आप आईडी पासवर्ड कंप्यूटर में एंटर करते हो, तो बेसिकली वो भी क्या होता है जो कनेक्शन हो रहा है आपका सर्वर से वो भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है एक टाइम में। किसमें, लेकिन डायनामिक रैम में ऐसा होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से साइन इन करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी कि जो स्टैटिक है इसके अंदर डाटा रिफ्रेश नहीं होता, इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन डायनामिक रैम क्या करती है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है। इसके अंदर डाटा लाइफ कम होने से मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा डाटा इसके अंदर रखा है डी रैम के अंदर तो वो स्थिर ही बना रहेगा, वो रिफ्रेश होगी तो एक समय पूर्व का डाटा वहां से क्या कर देगी, वो हटा देगी। दूसरी मेमोरी होती है रोम। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी के हम टाइप देख रहे थे, तो प्राइमरी मेमोरी हमने कितने प्रकार की देखी थी, एक रैम और एक रोम। ठीक है, तो रैम हमने देख ली, अब हम देखने जा रहे हैं रोम। तो रोम कैसी है, तो यहाँ पे हमने लिखा है रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हम डाटा को रीड कर सकते हैं, यानी इसके अंदर रखे हुए डाटा को हम बड़ी आसानी से या खुद से ही मैनुअली चेंज नहीं करते हैं। इस मेमोरी में लिखे हुए डाटा को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं पर आसानी से चेंज या एडिट नहीं कर सकते। जो बात मैंने अभी बोली वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, इसमें चेंज करना हो तो कुछ टेक्निक की जरूरत होगी, इसे स्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली जो रोम है ये क्या है, एक रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, ये बेसिकली एक चिप होती है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे यानी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही तैयार कर दिया जाता है, यानी इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर बायोस के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। बायोस का क्या मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बेसिक, आई का मतलब होता है इनपुट, ओ का मतलब होता है आउटपुट और एस का मतलब होता है सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हम इसे कहते हैं। तो बेसिकली क्या होगा इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो देखिए इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड, आपका माउस, आपका मॉनिटर, जो भी आपके कनेक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो है। ठीक है, तो आपके जब इनपुट आउटपुट डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, जैसे कीबोर्ड को कनेक्ट करते हो, माउस को कनेक्ट करते हो, अन्य और भी कई सारी चीजें हैं जिसको आप कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हो, तो वो सारी चीजें काम करने लगती है ना कनेक्ट होने के बाद। तो वो सारी चीजें क्यों काम करने लगती है, क्योंकि उन सब की सेटिंग बायोस में करी जाती है। तो बायोस की सारी सेटिंग जो है वो रोम नाम की मेमोरी के अंदर स्टोर कर दी जाती है, और ये रोम नाम की जो मेमोरी है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही तैयार कर दी जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा रोम का। तो हम दोबारा से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इस मेमोरी में लिखे हुए डाटा को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं पर आसानी से चेंज या एडिट नहीं कर सकते, यानी अगर इसके अंदर रखे हुए डाटा को आपको चेंज करना भी है तो आपको कुछ तकनीक की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में कुछ रोम मेमोरी ऐसी होती है जो अपने अंदर रखे हुए डाटा को चेंज भी नहीं करने देती। ठीक है, तो रोम मेमोरी जो है अलग अलग प्रकार की आती है। कुछ होती है जो आपको अलाउ करती है आप चेंज करो, लेकिन चेंज भी आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर दो, कुछ तकनीक का आपको वहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, और ये जो रोम मेमोरी एक ऐसी होती है नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी होती है। यह रोम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही इंस्टॉल कर दी जाती है। ठीक है, तो जो रोम है बेसिकली तो कब बनती है, जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है ना, उसी टाइम पे जो रोम मेमोरी है वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दी जाती है। इस समय रोम में बायोस के प्रोग्राम लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिस समय जो रोम कंप्यूटर में स्टोर की जाती है ना, लगाई जाती है, उसी समय उसके अंदर बायोस के प्रोग्राम सेट कर दिए जाते हैं। बायोस क्या होता है, अभी बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यानी आपके इनपुट आउटपुट सिस्टम किस तरीके से कनेक्ट होंगे, कैसे वर्क करेंगे, वो सारी प्रोग्रामिंग रोम के अंदर सेट कर दी जाती है। फिर बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने का कार्य करता है। ठीक है, अच्छा, बायोस में से वो सिर्फ यही नहीं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बल्कि बायोस प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने का काम भी करता है। यानी आपका कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, किस तरीके से एक्टिव होगा, वो सेटिंग्स भी पूरी बायोस के अंदर ही होती है। तो आप जब अपना बेसिकली अपना कंप्यूटर चालू करते हो ना, तो उसको ऑन करने का जो काम है वो बायोस ही करता है। तो बायोस का रखा हुआ है रोम में, यानी आप सिस्टम को चालू करते हो तो उसको ऑन करने का काम देखा जाए तो रोम में होता है इनडायरेक्ट वे में, और डायरेक्ट वे में देखा जाए तो किसमें होता है, बायोस। ठीक है, तो बायोस ही आपके सिस्टम को ऑन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो सबसे पहले जो लाइट है वो माउस पर या कीबोर्ड पर आती है, फिर धीरे 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 आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, तो आज सबसे पहले लाइट का आई आपके कीबोर्ड पर, आपके माउस पर। तो बेसिकली वो लाइट कहाँ से आई, किस कारण आई, बायोस प्रोग्राम के कारण। यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम जैसे चालू हुआ ना, वैसे ही सबसे पहले कॉल हो जाता है कौन, बायोस। और बायोस क्या करता है, आपके सिस्टम की जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको एक्टिव करता है। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ लेते हैं हम शुरू से। बायोस प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने का कार्य करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ठीक है,
तो बेसिकली जो बायोस प्रोग्राम है, एक तो कंप्यूटर को ऑन यानी आपके कीबोर्ड माउस सबको ऑन करने का काम करेगा। फिर जब जैसे आपके सब सिस्टम्स ऑन हो जाएंगे, जितने भी डिवाइसेस है वो ऑन हो जाएंगे, फिर अब वो किसको कनेक्ट करेगा, आपके कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को अब वो अलाउ करेगा कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट होने लग जाए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके कंप्यूटर में चालू होने लग जाए ताकि आपका कंप्यूटर काम कर सके। ना रोम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी रोम, दूसरा होता है ई रोम और तीसरा होता है ई प्रोम, जिसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। अब आप कहेंगे फ्लैश मेमोरी तो हम पेन ड्राइव को भी कहते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ई प्रोम जब आएगा तब मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए इनके जो टाइप है उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रोम को। प्रोम क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोम को प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जो प्रोम है, प्रोम को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में अधिकतर पूछा जाएगा कि प्रोम का फुल फॉर्म बताइए, तो आप क्या कहेंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ ये होता क्या है, तो जान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रोम चिप में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है। हम जो रोम की बात कर रहे हैं ना कि रोम है, इसके अंदर क्या है, बायोस की सेटिंग्स है ना, जिसमें इनपुट आउटपुट की सारी सेटिंग्स है। तो सिस्टम के अंदर कोई भी सेटिंग की जाती है, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी सेटिंग की जाती है, कोई भी चीज़ लिखी जाती है, बताई जाती है, तो जनरल भाषा में नहीं बताई जाती, वो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करके बनाई जाती है। और कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करके जो हम कोड लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी रोम चिप है बेसिकली इसके अंदर क्या रखा होता है, इसके अंदर प्रोग्राम ही लिखे होते हैं, प्रोग्राम के द्वारा ही कोड किया जाता है, ठीक है। अब ये जो रोम चिप है इसके अंदर जो प्रोग्राम किए जाते हैं, तो इन प्रोग्रामों को हटाने का, रखने का, इन प्रोग्रामों को बदलने का, यानी ऐसे एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो अब उसको कैसे बदलें, इस प्रोग्राम एक बार लिख दिया तो अब उसको हम नया कैसे बनाएं, या नया प्रोग्राम या पुराना प्रोग्राम ही रखा रहे। इस आधार पे हम रोम मेमोरी को 3 भागों में बांट रहे हैं। तो पहला होता है प्रोम, दूसरा होता है ई प्रोम और तीसरा होता है ई प्रोम, ठीक है। तो इसी प्रकार जो रोम मेमोरी है ये 3 प्रकार की होती है, प्रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम, ठीक है। अब प्रोम क्या होता है, प्रोम होती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप वैसे भी जनरली जानते हैं रोम क्या होती है, रोम एक चिप है जिसके अंदर हम प्रोग्राम रखते हैं। तो उसका एक टाइप हो गया प्रोग्रामेबल। तो प्रोग्रामेबल में क्या होगा, हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। अब ऐसा नहीं है बाकी की जो टाइप है इसके अंदर हम प्रोग्राम लिख के इंस्टॉल नहीं करेंगे, इनके अंदर भी हम प्रोग्राम को ही लिखकर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है ये हम पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है प्रोम चिप में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ये प्रोग्राम एक बार लिख जाने के बाद आप इन प्रोग्राम को इरेज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो प्रोम है यानी ये जो रोम है जो कि प्रोम टाइप की है, इसके अंदर प्रोग्राम तो आप लिख दो, सेटिंग्स लिख दो, सब कुछ लिख दो, लेकिन एक बार आपने जब इसमें प्रोग्राम लिख दिया तो आप फिर इसके अंदर रखे हुए प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। फिर आती है दूसरा टाइप आपका ई प्रोम। ई प्रोम का पूरा नाम होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ नाम से समझ जाओ इरेजेबल, यानी इस टाइप की जो रोम होती है उसके अंदर जो प्रोग्राम रखा होता है उसको हम इरेज कर सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन शर्त क्या होती है, आगे पढ़ते हैं। इस चिप में आप एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद उसे इरेज करके आप दोबारा प्रोग्राम लिख सकते हैं, यानी आप रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ई प्रोम है ना, इसके अंदर आप जो प्रोग्राम लिखा हुआ है आप उसको दोबारा इरेज कर सकते हो और इरेज करने के बाद दोबारा डाटा इसके अंदर लिख सकते हो, यानी दोबारा प्रोग्राम लिख सकते हो। तो देखो प्रोम कैसी थी, प्रोम थी कि इसके अंदर रखा हुआ जो प्रोग्राम है या लिखा हुआ प्रोग्राम है वो मिट नहीं सकता। लेकिन ई प्रोम कैसी आ गई, इरेजेबल, यानी इसके अंदर जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसको आप इरेज कर सकते हो, दोबारा से रीराइट कर सकते हो। फिर आ जाती है आपकी ई प्रोम। ई प्रोम को हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा हमने ई प्रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो यहाँ पे नाम से समझ जाइए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी इस मेमोरी को हम इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। इस चिप में आपको जरूरत पड़ने पर पूरे प्रोग्राम को इरेज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट जिसको कि एडिट करने की जरूरत है आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम इसको भी मिटा सकते हैं ई प्रोम को, और ई प्रोम को भी मिटा सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे मिटा सकते हैं, इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तब क्या अंतर है इन दोनों में, तो देखो जो आपकी ई प्रोम है ना इसको हम मिटा तो सकते हैं, लेकिन
लेकिन क्या होता है इसमें जो प्रोग्राम एक बार फिट है ना, अब आपको कि प्रोग्राम में सिर्फ हमको तीसरी लाइन ही हटानी है, चौथी हटानी, तो आप नहीं हटा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो इसमें कुछ भी अपडेट करना है तो पूरा की पूरा प्रोग्राम आपको यहाँ से हटाना होगा और नया प्रोग्राम लिखना होगा, भले आपको 100 लाइन में से सिर्फ एक ही लाइन चेंज करनी है। तो EEPROM का ये एक बड़ा नुकसान है कि आप प्रोग्राम हटा तो सकते हो, दोबारा लिख भी सकते हो, लेकिन आप चाहो कि हम पर्टिकुलर एक ही लाइन को हटा दें तो ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपको कोई एक भी लाइन हटानी है इवन, तब भी आपको पूरा पहले का लिखा हुआ प्रोग्राम हटाना होगा और फिर उसको दोबारा लिखना होगा, ठीक है। बट जो EEPROM है ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें अब आप चाहते हो कि मान लो हमें तीसरी लाइन को चेंज करना है, तो पर्टिकुलर उस तीसरी लाइन को आप चेंज कर दो, बाकी पूरा प्रोग्राम एज इट इज बना रहता है, ठीक है। तो ये EEPROM का फायदा है। तो EEPROM की जो चिप होती है इसमें आप प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो और इवन आपके पास सुविधा है कि आप जिस भी पर्टिकुलर भाग को इरेज करना चाहो वहां से आप इसको इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे ये EEPROM के बारे में अंतर जरूर पूछा जाएगा वाइवा में। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम जो फ्लैश मेमोरी है ये आप EEPROM बता रहे हैं, लेकिन फ्लैश मेमोरी को हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, यानी जो पेन ड्राइव है वो भी हम उसको भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, तो जान लीजिए सिर्फ पेन ड्राइव ही नहीं, आप जो USB यानी जो पेन ड्राइव यूज करते हो उसको भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। MP3 प्लेयर जो आप यूज करते हो उसको भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। डिजिटल कैमरा उसको भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं उनको भी हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या होती है, ये SSD होती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है ना कंप्यूटर में, इसी प्रकार इसका जो एडवांस रूप है हार्ड डिस्क का वो आपकी SSD है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो पेन ड्राइव है उसमें क्या होता है, जैसे पेन ड्राइव उसके अंदर डाटा भर दिया आपने, अब आप चाहो कि वो आपके पास है यानी कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं है और उसके अंदर का डाटा इरेज हो जाए, क्या वो हो जाएगा? नहीं होगा ना। उसके अंदर डाटा कब इरेज करोगे, जब आप उसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे और तभी आप उसके अंदर का डाटा इरेज कर पाओगे या उसके अंदर कोई नया डाटा ऐड कर पाओगे। बिना कंप्यूटर से कनेक्टिविटी के बिना तो आप उसके अंदर के डाटा को इरेज नहीं कर सकते। आपको कंप्यूटर की कनेक्टिविटी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकली आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, डाटा को इरेज कर रहे हो। ऐसे MP3 प्लेयर हो गया, यदि बिना इलेक्ट्रिक की कनेक्टिविटी के आप उसके अंदर ना तो ऐड कर सकते हो कोई सॉन्ग, ना उसको हटा सकते हो। डिजिटल कैमरा हो गया, तो डिजिटल कैमरे जो है वो भी क्या है, एक तरीके से बैटरी से चलते हैं, यानी उनके अंदर भी लाइट्स होती हैं। अब उसके अंदर भी क्या हो रहा है, आप डाटा को स्टोर कर लो तो इलेक्ट्रिकली रूप में डाटा स्टोर हो रहा है और उसको हटाना चाहो तो इलेक्ट्रिकली रूप में डाटा हट रहा है। आप कहो कि आपका जो डिजिटल कैमरा है इसको हम ऑफ कर दें और ऑफ करके हम इसके अंदर का डाटा हटा दें, तो नहीं हटा पाओगे ना। यानी इनके अंदर चेंजेस कहाँ से हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही हो रहे हैं। तो फ्लैश मेमोरी सीधी सी बात होती है, इसको हम इलेक्ट्रिकली चेंज करते हैं, वो फ्लैश मेमोरी होती है। तो फ्लैश मेमोरी आपकी EEPROM भी होती है, USB भी होती है, MP3 प्लेयर भी होती है, डिजिटल कैमरा भी होती है और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी HDD का जो नया रूप चल रहा है वो भी आपकी फ्लैश मेमोरी का ही एक रूप है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे ROM मेमोरी अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं तो अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का यूज कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। परमानेंट का क्या अर्थ है, तो हमने आगे लिखा है परमानेंटली से अर्थ यह है कि जब तक यूजर डाटा डिलीट नहीं करे डाटा डिलीट नहीं होता, इसलिए इस मेमोरी को हम परमानेंट यानी स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी हो गई भाई, सेकेंडरी मेमोरी ऐसी होगी जिसमें भले कंप्यूटर के अंदर लाइट चली जाए या कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी डाटा उसके अंदर सेव बना रहता है। तो इसी कारण हम इस मेमोरी को कैसे कहते हैं, परमानेंट मेमोरी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लेकिन डाटा तभी जाता है जब आप उसके अंदर डाटा को सेव करते हो। तो जैसे आप कंप्यूटर पे करंट में काम कर रहे हो तो करंट में जो काम कर रहा है वो किस में चल रहा है, आपका रैम के अंदर चल रहा है। अब यदि आप उसको सेव नहीं करोगे तो वो डाटा क्या होगा, जैसे कंप्यूटर बंद होगा या लाइट चली जाएगी कंप्यूटर में, वो डाटा उड़ जाएगा। तो आपको उस डाटा को क्या करना होगा, सेव करना होगा। तो जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी डाटा को सेव करते हो तो बेसिकली वो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको होगी कि हम करंट में काम जो कर रहे हैं वो कहाँ है, हमारा रैम में। जैसे कि आप सपोज कुछ काम कर रहे हो, मैंने सब ABC लिख दिया, कुछ भी काम कर रहे हो, अब आपने इसको सेव नहीं किया ना तो लाइट जाती है, काम क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी ये डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अब आपने इसको सेव कर दिया किसमें, अपने कंप्यूटर की सेकेंडरी डिवाइस में यानी हार्ड डिस्क में, तो ये डाटा कहाँ जाएगा, आपकी सेकेंडरी डिवाइस में आ जाएगा। तो क्या ये डाटा यहाँ आने के बाद यहाँ से उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से तो डाटा तभी जाएगा जब आप अपने कंप्यूटर
के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दोगे या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद होगी तभी यहाँ से डाटा जाएगा। यदि आप करंट में काम कर रहे हो, आपका डाटा यहाँ पर है और आपने सेव भी कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में, तब तो फिर डाटा आपका यहाँ भी है और सेकेंडरी मेमोरी में भी है। ठीक है, सेम इसी प्रकार मान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी में आपने 2-4 दिन पहले कोई और भी डाटा स्टोर किया था और मान लीजिए वो फाइल आपकी XYZ। ठीक है, तो अब आपको XYZ फाइल खोलनी है, तो क्या आप डायरेक्ट खोल सकते हो? तो आप डायरेक्ट XYZ फाइल को नहीं खोलोगे। बेसिकली जब भी आप इस फाइल को खोलोगे तो ये फाइल सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ जाएगी? प्राइमरी मेमोरी में। यानी प्राइमरी मेमोरी में हर करंट चीज स्टोर होती है। जैसे आप अभी ABC पे काम कर रहे हो, है ना, तो ABC पे जब काम कर रहे हो और आप उस डाटा को सेव करते हो तो प्राइमरी में भी रहता है ये डाटा और सेकेंडरी में भी चला जाता है। आपको ये डाटा सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, आपको उस पर काम करना है, तो डाटा सेकेंडरी मेमोरी से नहीं चलेगा। ये डाटा यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, और जब डाटा प्राइमरी मेमोरी में आता है तभी जो प्रोसेसर है इस डाटा को एक्सेस कर पाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसेसर जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में से डायरेक्ट डाटा को ले लेता? नहीं, प्रोसेसर सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट डाटा को नहीं लेता। जब भी आपको किसी भी फाइल पे वर्क करना होगा तो वो फाइल सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आती है? प्राइमरी मेमोरी में आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सेकेंडरी से हट जाए, वो सेकेंडरी में भी रहती है, लेकिन आप उसमें करंट में वर्क कर रहे हो तो वो फाइल कहाँ आएगी? प्राइमरी मेमोरी में आएगी और फिर यहाँ से प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस कर ली जाएगी। फाइन, ओके। सो प्रोसेसर कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट काम नहीं करता। जब भी हमें सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखे हुए डाटा की जरूरत होती है तब आपका डाटा प्राइमरी मेमोरी में आता है, यानी रैम के अंदर आता है और रैम से ही वो डाटा प्रोसेसर में एक्सेस किया जाता है। ठीक है ना, ये तो सेकेंडरी मेमोरी की पूरी वर्किंग होगी। तो सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हम देख रहे थे कितने प्रकार की होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैग्नेटिक टेप और दूसरी होती है मैग्नेटिक डिस्क। इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार की होती है। डीप में मेमोरी के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, क्योंकि यदि वो सब इंक्लूड किया तो लेक्चर अननेसरी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और पर हमें यहाँ पे डिस्कस करना है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, क्योंकि हार्ड डिस्क के बारे में हम बाद में फिर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप कैसे होती है? आपने देखी होगी ना, अपने घर में सैलो टेप होती है। तो इस तरीके से क्या होती है? वो पट्टी होती है, ब्लैक कलर की बिजली के लिए यूज होने वाली टैप होती है, सैलो टैप होती है, तो एक पट्टी होती है। तो ऐसी पट्टी की एक मैग्नेटिक टेप होती है, यानी कह लीजिए कि एक मैग्नेटिक टेप होती है जो इसी प्रकार की क्या होती है? एक पट्टी होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है और इसके अंदर डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। तो इस तरीके की जो पट्टी है वो अधिकतर आपने पहले जो कैसेट्स चलते थे उनमें देखी होगी। कैसेट जो पहले चलते थे उनमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से रील्स होती थी जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है ना, तो इस रील में डाटा स्टोर होता था और कैसेट के अंदर इस टेप को लगाया जाता था, तभी ये टेप जो गाने हैं उसको चलाती थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप बेसिकली आपने देखी होगी जो पुराने ज़माने की कैसेट्स में यूज़ होती थी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। मैग्नेटिक टेप में रिबन का केवल एक साइड ही डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो रिबन है इसके 2 साइड हो गए। जैसे आपने टेप देखी होगी ना, एक ऊपर की सतह होगी, एक नीचे की सतह होगी। तो रिबन टैप जो है वो ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे दोनों की सतह में डाटा लिखे, तो इसमें सिर्फ ऊपर की सतह में डाटा लिखा जाता है। ठीक है, यानी एक ही सतह का उपयोग किया जाता है। ये भी बार बार पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक टेप में ये बताइए कि डाटा कौन सी सतह पर लिखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सतह पर इसमें डाटा लिखा जाता है। मैग्नेटिक टेप एक रिलायबल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक टेप है कैसी है? रिलायबल, यानी इसके अंदर रखा हुआ डाटा बहुत आसानी से लॉस्ट नहीं होता। वो बात दूसरी कि आप टेप को ही तोड़ दो। ठीक है, जिसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 200 GB तक होती है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक टेप है अब इसकी डिफरेंट टाइप की होती है, तो डिफरेंट इनकी क्षमताएं होती है। तो 100 MB से 200 GB तक की इसकी क्षमता होती है। दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क समझ जाइए, डिस्क का मतलब क्या होता है? ऐसे गोलाकार। तो ऐसे गोलाकार कौन सी डिस्क होती है? तो आपकी CD डिस्क होती है, DVD होती है ना, तो वो ऐसे गोलाकार की होती है। तो आपकी जो CD DVD इस तरीके की जो डिस्क होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल से तैयार होती है। फाइन, चलिए आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमने लिखा है मैग्नेटिक डिस्क पे मेटल की कोटिंग होती है। ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, आप CD DVD देखते हो, बेसिकली इसके ऊपर क्या होता है? एक कोटिंग होती है जो कि क्या होती है? मेटल की होती है। कोटिंग नहीं है ये, बेसिकली क्या कोटिंग है।
इसमें डाटा स्टोर करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो आपकी जो बेसिकली CD होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ये मैग्नेटिक मटेरियल की होती है, ठीक है, और जो डाटा है वो इस मैग्नेटिक मटेरियल में ही स्टोर होता है। तो इसलिए जो डाटा स्टोर करने के लिए हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेट का यूज़ करते हैं। अब ये मुख्य कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य ये 3 प्रकार की होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड CD। चलिए आइए जानते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क आज के टाइम में तो चलती नहीं है, पहले चलती थी, तो हमने यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ भी है। कंप्यूटर की दुनिया में सबसे पहले डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो कंप्यूटर में यदि हमें डाटा स्टोर करना होता तो सबसे पहले चली थी फ्लॉपी डिस्क। यह प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ जिसको आप कंप्यूटर में जब तक लगाओगे वो वर्क करेगी, बाहर निकाल दोगे वो वर्क करना बंद कर देगी। जैसे कि आप पेन ड्राइव लगाते हो, तो पेन ड्राइव जब कंप्यूटर में लगाओगे तो जब तक वो लगी हुई है तब तक आप पेन ड्राइव पे काम कर लो, लेकिन पेन ड्राइव हटा दोगे तब आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो जो भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट होती है और फिर वर्क करती है उसको हम प्लग एंड प्ले डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो पहले के टाइम में जो फ्लॉपी डिस्क होती थी, बेसिकली ये क्या होती है, एक डिस्क होती थी जिसको आप कंप्यूटर में लगा दीजिए, तो जितने समय कंप्यूटर में लगी रहेगी आप इससे काम कर सकते हैं। तो ये डिवाइस कैसे काम करती थी, प्लग एंड प्ले के सिद्धांत पर। फिर हमने लिखा है फ्लॉपी डिस्क में बहुत कम मात्रा यानी लगभग 1.44 MB में डाटा स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये मात्रा आप याद रखिएगा, 1.44 MB। पूछा जा सकता है वाइवा में कि फ्लॉपी डिस्क में कितनी मात्रा में डाटा स्टोर होता है। तो फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB में डाटा स्टोर किया जाता है। इस डिस्क को डिस्केटी भी कहा जाता है। तो ये हमारी फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम है, याद रखिएगा कि जो फ्लॉपी डिस्क है इसको हम डिस्केटी भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क को चलाने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की जरूरत होती है, ठीक है। अब ये फ्लॉपी डिस्क कैसे चल जाएगी, जैसे कि हमारी CD कैसे चलती है, जब CD तभी चलती है जब हमारे कंप्यूटर में एक CD ड्राइव होती है और उसमें अपनी CD को लगा देते हैं। इसी प्रकार फ्लॉपी को चलाने के लिए भी पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आते थे, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में ही फ्लॉपी को लगा के चलाया जाता था। यह ड्राइव 2 साइज की में आती है, 3.5 एंड 5.25 इंच की होती है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क से रिलेटेड आपको 3 नंबर याद रखना है कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो लगभग कितना होता है, 1.44 MB, और इसकी जो साइज है वो साइज 2 होते हैं, एक तो 3.5 एंड 5.25 इंच। आगे बढ़ते हैं, तो अब देख लेते हैं प्रोसेसर मेमोरी। तो आपने अधिकतर पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर की मुख्य 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ओके, लेकिन अब जो आपके मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं इसमें तीसरे प्रकार की मेमोरी और ऐड हो गई है जिसको कि हम बोलते हैं प्रोसेसर मेमोरी। यानी पहले तो ये मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग होती थी, एक प्राइमरी मेमोरी अलग लगती थी, सेकेंडरी अलग लगती थी, और एक नॉर्मल प्रोसेसर होता था जो इन मेमोरी से ही डाटा एक्सेस करने के लिए बाध्य रहता था। लेकिन अब जो मॉडर्न ज़माना आ गया जिसमें कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हुई है, वो इसीलिए फास्ट हुई है क्योंकि बेसिकली अब क्या हो रहा है मॉडर्न ज़माने कंप्यूटर में, जो CPU है इस CPU में ही मेमोरी को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी को लगा दिया जाता है, तो नई CPU में कुछ डिफरेंट प्रकार की मेमोरीज लगती है। चलिए आइए जान लेते हैं। तो CPU में जो मेमोरी लगती है उसको हम प्रोसेसर मेमोरी कहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोसेसर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो प्रोसेसर बेसिकली जो होता है इसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है कैश मेमोरी और दूसरी को हम बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। यदि आपसे पूछा जाए कि कैश मेमोरी किसकी मेमोरी है, तो कैश मेमोरी प्रोसेसर की मेमोरी है। पूछा जाए रजिस्टर मेमोरी किसकी मेमोरी, तो जो रजिस्टर है वो भी प्रोसेसर की मेमोरी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और यहाँ पे बता देना चाहती हूँ जो कि अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, हो सकता है आपके M1 R5 के एग्जाम में भी आए वाला क्वेश्चन। देखिए आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, ठीक है, जिसको हम CPU बोलते हैं। इस प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है यहाँ पे मेमोरी मीन्स मेमोरी यूनिट, ठीक है। ओके, सो मेमोरी यूनिट तो आपको समझ में आ गया, इसके अंदर डाटा स्टोर हो गया। कंट्रोल यूनिट समझ जाइए, कंट्रोल यूनिट जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा का जो आदान प्रदान होता है, जो भी डाटा सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है वो सब कंट्रोल यूनिट से संभाल रही है, ठीक है। और जितने भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस होते हैं वो इस ALU यूनिट के द्वारा परफॉर्म होते हैं।
ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे रजिस्टर मेमोरी कहाँ पर होती है, तो रजिस्टर मेमोरी ALU के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो रजिस्टर मेमोरी वो कहाँ पर होती है, ALU यूनिट के अंदर होती है ना। अब जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में कि कैश मेमोरी क्या होती है। तो इसे प्रोसेसर की मेमोरी भी कहा जाता है। तो कैश मेमोरी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर की मेमोरी। और यह मेमोरी बहुत फास्ट होती है। कैश मेमोरी फास्ट क्यों होती है जान लीजिए। पहले तो एक बात और जान लीजिए इतना कुछ पढ़ने से पहले कि हम कैश मेमोरी के उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी कैसे होती है, जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना है, ठीक है, और आपको पैसों की जरूरत है। तो आपके पास पैसा कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो आपके पर्स में हो सकता है, ठीक है, यानी एक वॉलेट है जो आपकी जेब में रखा हुआ है। दूसरा आपका पैसा आपके घर की कबर्ड में हो सकता है। और तीसरा आपका पैसा बैंक में होता है, ठीक है। यदि आपको कोई सामान खरीदना है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वॉलेट में जो मनी है उसको देखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है। अब आजकल डिजिटल भुगतान होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि क्या करोगे। आप कोई भी सामान खरीदोगे तो आपके पास जो पर्स में यदि पैसा है तो आप पर्स से पैसा लेके फटाफट दे दोगे, फटाफट सामान खरीद लोगे। मान लो आपके सामान की कीमत ज़्यादा और आपके पर्स में इतना पैसा नहीं, तो आप क्या करोगे, आपके घर की जो कबर्ड है वहाँ पर आप जाओगे, या अलमीरा यहाँ भी आपने पैसे रखते हो, वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ से आप पैसे ले लोगे। अब मान लो सामान और भी ज़्यादा महंगा है कि आपकी कबर्ड में भी उतना पैसा नहीं, तो आप क्या करोगे, बैंक जाओगे और बैंक से उस पैसे को ले लोगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप सामान खरीद रहे हो, यदि आप अपने पर्स में से पैसा दे देते हो तो आपका काम फास्ट हो रहा है, ठीक है। यदि मान लो आप उस पैसे को लेने कबर्ड में जाते हो तो थोड़ा सा काम स्लो हो जाएगा, यानी जितना फास्ट काम वॉलेट से हो सकता है उतना फास्ट काम आपके कबर्ड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको कबर्ड में जाना पड़ेगा, पैसा निकालना पड़ेगा, फिर दोगे। फिर तीसरा काम कैसे हो जाएगा, तीसरा काम बैंक में यदि आपको जाके पैसा निकालना पड़ा, फिर सामान खरीदना पड़ा, तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसको मान लीजिए, ये जो आपकी कैश मेमोरी है ये आपका वॉलेट है, ठीक है, ओके। ये जो आपकी जो कवर्ड है ये आपकी है प्राइमरी मेमोरी, और ये जो बैंक है जिसको हम बोल रहे हैं ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब सीपीयू का यहाँ पर हम काम देख लेते हैं कि सीपीयू कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि मान लीजिए कोई डाटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, ठीक है, इसमें कोई सी ABC नाम की फाइल है, ठीक है। अब आप चाहते हो ABC फाइल पे काम करो, तो बेसिकली आप जब काम करना चाहते हो ABC फाइल पे कंप्यूटर पे, तो बेसिकली आप तो इंस्ट्रक्शन दोगे, लेकिन काम कौन करेगा, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर कभी भी डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से फाइल को नहीं उठाएगा, है ना, मतलब डायरेक्ट अपने पास लेकर नहीं आएगा। ये जो फाइल है जिसपे आपको करंट में काम करना है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में इसकी क्या चली जाएगी, प्राइमरी मेमोरी में इसकी क्या चली जाएगी, कॉपी चली जाएगी, यानी ये डाटा उठ के प्राइमरी मेमोरी में भी आ जाएगा, ठीक है। अब जब प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा तभी ये डाटा सीपीयू के द्वारा एक्सेस हो पाएगा। तब देखिए इसमें टाइम कितना लग गया ना, पहले सेकेंडरी मेमोरी से डाटा प्राइमरी में आया, प्राइमरी से फिर प्रोसेसर के पास गया। अब नया टाइम आ गया, तो नए टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे बन गई प्रोसेसर के अंदर ही एक कैश मेमोरी। अब कैश में क्या होता है, जो डाटा बार बार यूज करते हो या जो डाटा आपने रिसेंट में यूज किया होता है, वो सारा के सारा डाटा इस कैश मेमोरी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी फाइल है, जैसे कि मान लो अभी आपने रिसेंट में ABC नाम की फाइल पे काम किया और आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, तो रिसेंट में काम किया था, तो वो डाटा क्या होगा कि रिसेंट में काम किया तो वो कहाँ आया, रैम में आया, और रैम से वो डाटा कहाँ चला जाएगा, रिसेंट में जब आपने काम किया वो कैश मेमोरी में भी चला जाएगा। अब जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हो, तो बंद करोगे तो ये डाटा तो उड़ जाएगा, रैम के अंदर रखा हुआ, सेकेंडरी के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन रैम के अंदर रखा हुआ डाटा उड़ जाएगा। अब आप दोबारा से कंप्यूटर चालू करोगे, फिर से ABC फाइल को कॉल करोगे, तो इन केस मान लीजिए यहाँ पे कैश मेमोरी नहीं हुई, तो वापस से प्रोसेस हो जाएगी ना, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में आएगी, प्राइमरी से फिर प्रोसेसर में जाएगी, फिर से वही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो अब कैश मेमोरी से क्या फायदा हो गया कि भाई रिसेंट में आपने जो भी डाटा यूज किया है या जो भी डाटा बार बार यूज कर रहे हो वो कहाँ पे आ गया, कैश में आ गया। अब इनकेस मान लो यहाँ से लाइट चली भी जाती है, कंप्यूटर के अंदर से डाटा उड़ भी जाता है प्राइमरी में, फिर कंप्यूटर हम चालू करते हैं और ABC फाइल को फिर से उठाते हैं हम काम करने के लिए, तो अब प्रोसेसर को इतनी लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं कि सेकेंडरी से प्राइमरी में लाए। प्रोसेसर क्या करेगा, इस फाइल को कैश से ही उठाएगा, क्योंकि आपने रिसेंट में काम किया है
तो ये डाटा कहाँ रखा हुआ है, आपके कैश मेमोरी में रखा हुआ है। तो इतनी लेंदी प्रोसेस से बच गया ना, तो प्रोसेसर ने फटाफट यहीं से डाटा उठा लिया और काम करने लगा, तो टाइम की बहुत बचत हो गई। ऐसा करने से क्या हुआ, जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड फास्ट होगी, तो कम कह लीजिए कि कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड फास्ट हो गई। ठीक है, तो आज के टाइम के जो कंप्यूटर है उनमें प्रोसेसर में मेमोरी यूज होने लगी, जिसको हम कैश और रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। तो ये कैश मेमोरी क्या करती है, यूजर द्वारा जो भी रिसेंट में डाटा यूज किया होता है वो डाटा अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, अब प्रोसेसर को जब भी हम कोई ऐसा डाटा देते हैं काम करने के लिए जो कि हमने रिसेंट में यूज किया है या हमने पहले भी यूज किया है, हम तो कोई सा भी डाटा दे सकते हैं ना उसको काम करने के लिए, तो हमने जो भी डाटा इसको दिया है यूज प्रोसेस होने के लिए, तो प्रोसेस उस डाटा को पहले कैश मेमोरी में ही ढूंढता है। ठीक है, अगर उसको कैश में नहीं मिलता तब वो फिर जाता है सेकेंडरी में और सेकेंडरी में से उस डाटा को उठा के फिर प्राइमरी में लेकर आता है। लेकिन अगर उसको कैश मेमोरी में ही डाटा मिल गया तो उसको फालतू काम करने की जरूरत नहीं, वो कैश से डाटा उठा लेगा और आपका अपना काम कर देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, स्पीड फास्ट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको यहाँ पे कैश मेमोरी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम पढ़ लेते हैं कैश मेमोरी फास्ट क्यों होती है। तो हमने लिखा है, मान लीजिए आपके सिस्टम में कैश मेमोरी नहीं है। अब यदि प्रोसेसर को कोई भी डाटा प्रोसेस करना है तो उसे वह डाटा एक्सेस करने के लिए बार बार मेन मेमोरी में जाना होगा, जिससे प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाएगी। मेन मेमोरी में जाना होगा और दूसरी बात सेकेंडरी मेमोरी से में भी डाटा उठ के मेन मेमोरी में आएगा इस कंडीशन में ना। तो इससे क्या होगा, प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाएगी। प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए प्रोसेसर में कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। कैश मेमोरी का काम रिसेंटली यूज होने वाले डाटा को अपने अंदर स्टोर यानी सेव करना होता है। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे कैश मेमोरी समझ में आ गई होगी। और भी हमने कैश के बारे में लिखा है, हमने लिखा है इसलिए कैश मेमोरी के होने से प्रोसेसर को डाटा एक्सेस करने के लिए बार बार मेन मेमोरी में नहीं जाना पड़ता, वह प्रोसेसर अपनी स्वयं की मेमोरी यानी कैश मेमोरी से डाटा को एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी होने से कितना फायदा हो गया ना कि जो प्रोसेसर है उनको बार बार रैम में नहीं जाना पड़ रहा, और रैम जो है वो क्या है, दूर भी है, तो डाटा का आने जाने में टाइम तो लगेगा ही। और प्रोसेसर की जो मेमोरी यानी कैश मेमोरी है प्रोसेसर के अंदर ही है, तो वहीं से वही डाटा आ जाता है, तो टाइम तो हमारा बचना ही बचना है ना, जिससे प्रोसेसर की टाइम की बचत हो जाती है। वही बातें जो अभी हमने डिस्कस की। यदि प्रोसेसर को डाटा मेन मेमोरी से नहीं मिलता तो वह मेन मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो अब जो आपके नए कंप्यूटर है, अभी भी समझा चुकी हूँ, प्रोसेसर सबसे पहले किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए कहाँ जाता है, यदि उसे कोई भी फाइल को उससे काम करना है तो वो कैश के अंदर ही जाएगा। कैश में मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वो डाटा काम फटाफट कर देता है। कैश में नहीं मिलती तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो फिर प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे जो भी फाइल है उसको यहाँ पे स्टोर करेगा, फिर यहाँ से उस डाटा फाइल को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब स्टोर कहाँ से करेगा, यदि वो फाइल सेकेंडरी में रखी हुई है तो सेकेंडरी से लेकर आएगा। यदि यूजर ने नई फाइल दी है जिसको सेकेंडरी में स्टोर नहीं किया तो यूजर ने उस फाइल को रैम में रखा हुआ है तो वो रैम से एक्सेस करेगा, है ना। अब यूजर ने कोई नई फाइल दी है जो कि सेकेंडरी में स्टोर ही नहीं है, यानी यूजर पहली बार ही काम कर रहा है सीपीयू से, तब तो फिर उसको रैम से लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी उसने यूज नहीं किया तो कैश में गई नहीं। लेकिन रैम अभी रिसेंट में मैंने डाटा दिया, वो रैम के अंदर गया तो 100% कैश में पहुंच जाएगा। तो अब दोबारा से यदि इसी सेम डाटा पे काम करना होगा तो प्रोसेसर उस काम को और भी ज्यादा फास्ट कर देगा। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, आप आजकल एंड्रॉइड मोबाइल फोन चलाते हो, जो वेबसाइट आप बार बार खोलते हो वो वेबसाइट जल्दी से आपके मोबाइल में खुल जाती है। जिसको आप फर्स्ट टाइम खोलते हो तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो बार बार खोलते हो, एक तो उसका जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पे आपको दिखने लगता है ऑटोमेटिक, है ना, वो फटाफट भी खुल जाती है। कारण यही होता है कि जो रिसेंट में आपने यूज किया है वो कीवर्ड्स, वो डाटा, वो सर्च करने वाली टर्म्स सारी की सारी कैश में सेव हो जाती हैं, तो प्रोसेसर फटाफट वहीं से डाटा उठा लेकर और काम करने लगता है, इसलिए काम जो है आपका फास्ट हो जाता है। तो कैश मेमोरी की स्पीड मेन मेमोरी से अधिक होती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कैश मेमोरी है इसकी स्पीड भी मेन मेमोरी से अधिक होती है। जो मेन मेमोरी होती है उसकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं होती, वो वाली बात दूसरी की डाटा स्टोर कर लेता है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जो कैश मेमोरी की स्पीड है वो मेन मेमोरी से अधिक होती है, यानी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं हम रजिस्टर मेमोरी की। तो रजिस्टर मेमोरी क्या है, ये भी प्रोसेसर की मेमोरी है, लेकिन अब क्या अंतर आ जाता है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, रजिस्टर जो है वो और भी ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन रजिस्टर का साइज बहुत कम होता है। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी क्या है, साइज में बहुत कम होती है, तो इसमें बहुत ही कम मात्रा में डाटा स्टोर होता है, लेकिन ये भी जो है वो काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है रजिस्टर मेमोरी बहुत छोटी होती है, प्रोसेसर में कैश मेमोरी से ज़्यादा नज़दीक होती है। ठीक है, अब प्रोसेसर में हमने बात की थी कि प्रोसेसर कौन सी यूनिट है, ALU,
एक CPU और एक हो गई मेमोरी। ठीक है, तो प्रोसेसर के नज़दीक यानी एक तो कैश मेमोरी है, लेकिन और भी ज़्यादा नज़दीक जो मेमोरी है इसमें कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। यानी कह लीजिए कि प्रोसेसर के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है। तो सीधी सी बात है, जो प्रोसेसर जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उससे उतना ही ज़्यादा काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेसर में क्या क्या स्टोर होता है, तो प्रोसेसर में क्या स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी के एड्रेस और डाटा स्टोर होता है। ठीक है, जो रजिस्टर मेमोरी होती है बेसिकली इसमें इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी के एड्रेस और डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैश मेमोरी में तो क्या स्टोर हो रहा है, कैश मेमोरी में आपने रिसेंट में जो यूज किया है वो डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो डाटा सेकेंडरी मेमोरी में कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा, है ना। देखिए जैसे कि हमारे भी रहने के घर के एड्रेस होते हैं ना, कि हम कहाँ रह रहे हैं उससे हमारा पता चलता है कि हम उस पर्टिकुलर जगह रह रहे हैं। ऐसी सेकेंडरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है ना, तो इसकी भी अलग अलग लोकेशंस बनती हैं। ठीक है, तो सपोज ABC फाइल पे आप काम कर रहे हो, तो ABC फाइल पर्टिकुलर किसी ना किसी लोकेशन पे रखी होगी। जैसे कि मान लीजिए इसकी मेमोरी का एड्रेस हो गया 2000, है ना, तो 2000 लोकेशन पे ये आपकी ABC नाम की फाइल रखी हुई है। तो ABC फाइल को जब आप यूज़ करते हो तो बेसिकली इसका जो एड्रेस है वो रजिस्टर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है। यानी रजिस्टर जो मेमोरी होती है ये डाटा, यानी डाटा जो स्टोर होता है, यानी जो मेमोरी होती है उसके एड्रेस को स्टोर करती है, उसके डाटा को भी स्टोर करती है, साथ ही साथ में इंस्ट्रक्शंस, यानी हमने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर के अंदर स्टोर रहते हैं। तो रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी के एड्रेस और डाटा स्टोर होता है। रजिस्टर की कैपेसिटी प्रोसेसर के टाइप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब जो रजिस्टर इसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, प्रोसेसर का, कि प्रोसेसर किस तरीके का है। अच्छा प्रोसेसर होगा तो रजिस्टर की कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, प्रोसेसर कमजोर होगा तो रजिस्टर की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी ना। अब मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि बताओ सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मेमोरी हायरार्की है, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले क्या है, रजिस्टर। तो सबसे पहले तो हमने इसको बताया है स्पीड के आधार पर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फास्ट। तो देखिए रजिस्टर मेमोरी जो होती है सबसे फास्ट होती है, कैश से भी ज़्यादा फास्ट होती है। फिर इससे थोड़ी सी कम फास्ट कौन सी हो जाती है, कैश मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन बात यह है कि ये इसका जो साइज है वो छोटा होता है, तो बहुत ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर नहीं होता। साथ ही साथ में जो रजिस्टर है इसमें क्या क्या स्टोर होता है, मेमोरी का एड्रेस, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ रजिस्टर में स्टोर होती है। ठीक है ना। स्पीड के आधार पे हम बात कर रहे थे, तो रजिस्टर सबसे तेज होता है, फिर उससे कम कैश होता है, फिर कैश से भी कम स्पीड मेन मेमोरी की होती है, और उस सबसे कम स्पीड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की होती है। फिर हम यहाँ पे बात कर ले एक्सपेंसिव, तो रजिस्टर मेमोरी सबसे महंगी आती है। हमने भी बात की ना कि प्रोसेसर के टाइप पे डिपेंड करेगी, तो बेसिकली जो आपके कंप्यूटर में सबसे महंगी चीज़ होती है वो प्रोसेसर ही होता है। तो जितना अच्छा प्रोसेसर उतनी अच्छी रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर मेमोरी बेसिकली एक्सपेंसिव बहुत पड़ती है क्योंकि फास्ट बहुत होती है। फिर उससे थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव आपकी कैश मेमोरी होती है, फिर उससे भी कम एक्सपेंसिव आपकी मेन मेमोरी होती है, और उससे भी कम आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। यानी सेकेंडरी मेमोरी सबसे कम एक्सपेंसिव होती है, कह लीजिए कि सबसे सस्ती होती है। आप देखो मार्केट में CD लेने जाओ, DVD लेने जाओ, हार्ड डिस्क लेने जाओ, आप आसानी से फिर भी इसे खरीद सकते हो, लेकिन आप मार्केट में मेन मेमोरी लेने चले जाओ तो महंगी पड़ेगी आपको ना। साइज के आधार पर देख लें तो रजिस्टर मेमोरी का जो साइज है वो सबसे कम होता है, फिर कैश मेमोरी का साइज रजिस्टर मेमोरी से ज़्यादा होता है, फिर मेन मेमोरी का साइज कैश मेमोरी से भी ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी मेमोरी का साइज मेन मेमोरी से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि जनरली पूछी जाती हैं एग्जाम में। सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपने देखी ना, जैसे CD आती है, आ गई, आपने हार्ड मैग्नेटिक डिस्क में देखा ना, CD हो गई, DVD हो गई। ठीक है, तो जो CD है, DVD है, इस तरीके की जो भी मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, इसको हम यहाँ पे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, ये यहाँ पे आपके लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी।
तो ऑक्सिलरी मेमोरी को भी हम क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सहायक मेमोरी यानी जैसे आपकी CD DVD हो गई, इनको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी आप सभी जान गए। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क वगैरह यूज होती है वो भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो ऑक्सिलरी मेमोरी को भी हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। कैश मेमोरी आपने जान ही ली कि कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। अब आगे बात वर्चुअल मेमोरी की। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है यहाँ पे आभासी मेमोरी। ठीक है, अब ये भी क्या करती है, ये काम करती है मेमोरी को बढ़ाने का। ठीक है, जैसे मेन मेमोरी है ना, अब ये मेन मेमोरी मान लीजिए आपकी 4 GB की है। ठीक है, तो अब आप इसके अंदर क्या है, यदि इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप 4 GB या बल्कि 4 GB से भी कम, क्योंकि बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो पहले से स्टोर रहता है, तो उससे भी काफ़ी कम डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। यानी मेन मेमोरी के अंदर 4 GB यदि आपको स्पेस मिली है तो उससे भी कम डाटा आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, अब बात ये आती, कई बार कोई बड़ी बड़ी फाइलें आ गई है ना, आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी फाइलों पे काम होता है। अब वो फाइलें मान लीजिए इतनी बड़ी हैं कि आपकी मेन मेमोरी को भी क्रॉस कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में अब एक नई टेक्निक आ गई जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल मेमोरी नहीं, इसको हम चिप की तरह यूज करते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि कहाँ होती है वर्चुअल मेमोरी, बताओ। तो वर्चुअल मेमोरी कोई फिजिकल मेमोरी नहीं कि चिप लगा दी हमने। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक होती है, यानी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम मेन मेमोरी के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या करती है, इवन आप कोई ऐसा भी प्रोग्राम डाल दो ना जो आपकी मेमोरी साइज से बड़ा हो, यानी मेन मेमोरी के साइज का बड़ा हो, तब भी वो वर्चुअल मेमोरी के द्वारा कंप्यूटर के अंदर एक्सेस कर लिया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली क्या है, कुछ टेक्निक्स लगाई गई हैं जिस टेक्निक के अंदर मेमोरी का जो साइज है उसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो मेमोरी के साइज को यानी मेन मेमोरी के साइज को इंक्रीज करने की जो तकनीक है वही क्या है, आपकी वर्चुअल मेमोरी है, यानी आभासी मेमोरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के वीडियो लेक्चर। आई होप आपको क्वेश्चंस और जो मैंने बताया समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।